नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम भारत की पंचवर्षीय योजनाओं यानी कि 5 ईयर प्लान्स के पूरे 86 साल के सफर को समझने वाले हैं। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिससे एसएससी, आरआरबी और बीपीएससी जैसी हर परीक्षा में सवाल बनते ही बनते हैं। तो हम हर एक योजना की बारीकियों को बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस पूरे सफर को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम इस पूरी कहानी के जो मेन आर्किटेक्ट थे यानी योजना आयोग, उसको जानेंगे। फिर हम शुरुआती दौर की बात करेंगे, वो दौर जब कृषि और उद्योग पर पहले बड़े दांव लगाए गए। इसके बाद हम चुनौतियों और बदलावों के दौर से गुजरेंगे और आखिर में हम उदारीकरण के नए आर्थिक युग में प्रवेश करेंगे जो हमें आज के सिस्टम तक ले आता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, परिचय और योजना आयोग। ये वो संस्था है जिसने भारत की पूरी आर्थिक रणनीति की नींव रखी थी। तो इस सफर की शुरुआत होती है मार्च 1950 में, जब योजना आयोग का गठन हुआ। आप इसे उस समय का देश का इकोनॉमिक ब्रेन समझ सकते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन थे? हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, योजनाएं तो बन गई, लेकिन उनको अंतिम मंजूरी कौन देगा? इसके लिए 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी बनाई गई और ये व्यवस्था 6 दशकों से भी ज्यादा चली। और फिर 1 जनवरी 2015 को इसकी जगह नीति आयोग ने ले ली। अब ये जो टेबल है, इसमें कुछ बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पहला, इसका स्टेटस गैर संवैधानिक निकाय यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि योजना आयोग का जिक्र हमारे संविधान में कहीं नहीं था। इसे सरकार ने अपने एक आदेश से बनाया था। इसका काम था पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई? उस समय के सोवियत संघ यूएसएसआर के प्लानिंग मॉडल से। और इसके अध्यक्ष हमेशा देश के प्रधानमंत्री ही होते थे। यहां पर 2 ऐसे फैक्ट्स हैं जो परीक्षाओं में बार बार आते हैं। पहला, याद रखिएगा, योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय था। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। और दूसरा, इसके पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। इस नाम को तो आप अच्छी तरह याद कर लीजिए, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो अब हम शुरुआती दौर में प्रवेश करते हैं। देखिए, योजना बनाने का ढांचा तो तैयार था, लेकिन अब आज़ाद भारत को अपनी प्राथमिकताएं तय करनी थी। और जैसा कि हम देखेंगे, पहले कदम 2 सबसे ज़रूरी चीज़ों पर ही केंद्रित थे। पहला, देश का पेट भरना और दूसरा, देश के औद्योगिक ढांचे को मजबूत करना। पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 तक चली, वो पूरी तरह से कृषि पर यानी एग्रीकल्चर पर केंद्रित थी। ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अब ये मॉडल आसान शब्दों में बस ये कहता है कि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए आपको बचत और निवेश को बढ़ाना होगा। इसीलिए सिंचाई और बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया गया। और इसी दौर में हमें भाखड़ा नागल और हीराकुंड जैसे विशाल बांध मिले और साथ ही देश की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए पहले 5 आईआईटीज की स्थापना भी हुई। और इसका नतीजा क्या रहा? एक शानदार सफलता। हमारा लक्ष्य सिर्फ 2.1% की वृद्धि का था, लेकिन अर्थव्यवस्था 3.6% की दर से बढ़ी। ये जो शुरुआती जीत थी ना, ये बहुत जरूरी थी। इसने योजनाबद्ध विकास के विचार में पूरे देश का भरोसा मजबूत कर दिया और आने वाले दशकों के लिए एक बहुत पॉजिटिव माहौल तैयार किया। अच्छा, कृषि को मजबूत करने के बाद दूसरी योजना में ध्यान पूरी तरह से भारी उद्योगों पर चला गया। ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसने मशीनरी और पूंजीगत सामान बनाने वाले घरेलू उद्योगों को प्राथमिकता दी। और हां, इसी योजना में भारत ने आधिकारिक तौर पर मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। एक ऐसी व्यवस्था जहां सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र एक साथ मिलकर काम करेंगे। देखिए, ये टेबल मैच द फॉलोइंग सवालों के लिए सोने की खान है। दूसरी योजना के दौरान भारत ने विदेशी मदद से 3 बड़े स्टील प्लांट लगाए। ये उस समय की भू राजनीति को भी दिखाते हैं। इसे ऐसे याद रखिए, राउरकेला जर्मनी की मदद से, भिलाई सोवियत संघ की मदद से और दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। ये तीनों आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। तीसरी योजना शायद अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी। इसका लक्ष्य था भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्त बनाना। इसे गाडगिल योजना भी कहते हैं। आइडिया ये था कि अर्थव्यवस्था को एक टेक ऑफ पॉइंट तक पहुंचाया जाए, जिसके बाद वो अपने आप आगे बढ़ सके। लेकिन ये जो महत्वाकांक्षी योजना थी, ये राष्ट्रीय आपदाओं से टकराकर बिखरने वाली थी। तो इस योजना की विफलता के पीछे 3 बड़े कारण थे। सबसे पहले 1962 में चीन के साथ युद्ध और फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध। इन युद्धों ने क्या किया? जो पैसा विकास के लिए रखा गया था, उसे रक्षा की ओर मोड़ना पड़ा। और मानो इतना काफी नहीं था, 1965-66 में एक भयंकर सूखा पड़ा,
जिसने हमारी कृषि को तबाह कर दिया। नतीजा विनाशकारी था। हमने लक्ष्य रखा था 5.6% का और अर्थव्यवस्था केवल 2.8% ही बढ़ पाई। अब तीसरी योजना के झटके के बाद जो हमारे प्लानर्स थे उन्हें फिर से सोचने पर मजबूर होना पड़ा। तो हमारा अगला सेक्शन इसी बदलाव के दौर के बारे में है, जहां कड़वी सच्चाइयों का सामना किया गया और नई रणनीतियों को आजमाया गया। और इसकी शुरुआत हुई पंचवर्षीय योजनाओं से एक ब्रेक लेकर। तीसरी योजना की विफलता के कारण 1966 से 1969 तक योजना अवकाश रहा। मतलब एक पंचवर्षीय योजना के बजाय सरकार ने युद्धों से जो आर्थिक अस्थिरता पैदा हुई थी, उससे निपटने के लिए 3 अलग-अलग वार्षिक योजनाएं लागू कीं। और इसी दौरान एक बड़ी घटना हुई, रुपए का अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन, जिसका मकसद था भारतीय निर्यात को सस्ता बनाना ताकि विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाया जा सके। इसके बाद आई चौथी योजना 1969 से 74 तक, जिसका लक्ष्य था स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। इस दौरान 2 बड़ी घटनाएं हुईं। एक तो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और दूसरा भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। इसके बाद 5वीं योजना का फोकस बिल्कुल सीधा था, गरीबी पर प्रहार करना। 5वीं योजना का सबसे प्रसिद्ध नारा था गरीबी हटाओ। अगर इस पूरे दौर से आपको एक नारा याद रखना है तो वो यही है। परीक्षा में अक्सर यह सीधा सवाल आता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है, तो जवाब है 5वीं योजना। इस दौर में काफी राजनीतिक उथल-पुथल भी हुई। 1978 में नई जनता पार्टी सरकार आई और उन्होंने 5वीं योजना को समय से पहले ही खत्म कर दिया और रोलिंग प्लान शुरू किया। ये एक फ्लेक्सिबल सिस्टम था जिसमें हर साल लक्ष्यों को बदला जा सकता था। लेकिन 1980 में जब कांग्रेस सरकार वापस आई तो इसे खत्म कर दिया गया। इसके बाद आई छठी योजना, जो नाबार्ड की स्थापना के लिए जानी जाती है। ये ग्रामीण वित्त के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। और 7वीं योजना भोजन, काम और उत्पादकता के नारे के साथ आई। चलिए, अब हम अपने अंतिम सेक्शन पर पहुंच चुके हैं, नया आर्थिक युग। ये वो दौर है जहां भारत की आर्थिक कहानी में सबसे बड़ा, सबसे ड्रामेटिक मोड़ आता है। हम एक बंद, राज्य नियंत्रित व्यवस्था से आज की उदार अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हैं और अंत में योजना आयोग का ही अंत हो जाता है। तो इस बदलाव का कारण क्या था? 1991 का भीषण आर्थिक संकट। और इसके जवाब में 8वीं योजना ने पुराने सिस्टम में सिर्फ सुधार नहीं किया, बल्कि उसे पूरी तरह से बदल दिया। इसने नई आर्थिक नीति पेश की, जिसे हम एलपीजी सुधारों के नाम से जानते हैं। यह सिर्फ एक और योजना नहीं थी, ये एक बंद, प्रोटेक्टेड इकोनॉमी से एक ओपन मार्केट व्यवस्था की ओर एक बुनियादी बदलाव था। तो ये एलपीजी आखिर है क्या? चलिए समझते हैं। एल का मतलब है लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, जिसका सीधा सा अर्थ है सरकारी नियंत्रण और लाइसेंस राज को कम करना। पी का मतलब है प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, मतलब अर्थव्यवस्था में निजी कंपनियों की भूमिका को बढ़ाना। और जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। इसके बाद की जो योजनाएं थीं वो इसी नई दिशा में आगे बढ़ीं। 9वीं योजना का फोकस सामाजिक न्याय के साथ विकास पर था। 10वीं का लक्ष्य था प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। 11वीं योजना ने तीव्र और अधिक समावेशी विकास का मंत्र दिया और 12वीं, जो कि अंतिम योजना थी, उसमें इसी मंत्र के साथ सतत यानी सस्टेनेबल शब्द भी जोड़ दिया गया। ये पूरी व्यवस्था 2014 में समाप्त हो गई, जब योजना आयोग को भंग कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को इसकी जगह नीति आयोग ने ले ली। अब ये स्लाइड एक बहुत ही दिलचस्प बात दिखाती है कि कैसे आत्मनिर्भरता या सेल्फ रिलायंस शब्द का अर्थ समय के साथ बदलता गया। देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसका मतलब एक स्वतः स्फूर्ति अर्थव्यवस्था बनाना था। चौथी योजना तक ये लक्ष्य और प्रैक्टिकल हो गया और बन गया क्रमिक आत्मनिर्भरता। और 5वीं योजना में इसे सीधे गरीबी उन्मूलन से जोड़ दिया गया। ये बदलाव क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हमारे प्लानर्स देश की बदलती ज़रूरतों के हिसाब से अपने लक्ष्यों को कैसे ढाल रहे थे। ये एक बहुत ही सटल पॉइंट है जो अक्सर हाई लेवल एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए, अब एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। मैं सवाल पूछूंगा, आप जवाब सोचिए। पहला सवाल, किस योजना का फोकस कृषि पर था? बिल्कुल सही, पहली योजना। अच्छा, मिश्रित अर्थव्यवस्था कब अपनाई गई? दूसरी योजना के दौरान। गरीबी हटाओ का नारा किस योजना से संबंधित है? 5वीं योजना। एलपीजी सुधार कब शुरू हुए? 8वीं योजना। और आखिर में सस्टेनेबल शब्द किस योजना में जोड़ा गया? 12वीं योजना में। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये था पंचवर्षीय योजनाओं का पूरा सफर। महत्वाकांक्षा, संकट और बदलाव की एक ऐसी कहानी जिसने आधुनिक भारत को आकार दिया। मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ता हूं। आपकी राय में इन 12 योजनाओं में से कौन सी सबसे सफल थीं और क्यों?
क्या वो जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई या वो जिसका सबसे ज़्यादा दूरगामी प्रभाव पड़ा? इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।